JXTA। पूरा नाम था इसका जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में that is formed by the cellular modification between the afferent arteriole and DCT near the contact। तो एक डायग्राम आपको बनाया था, वो डायग्राम दोबारा आपको चाहिए। एक आपने ऐसे DCT बनाया था उस जगह पे, जिसमें कुछ सेल्स आपने थोड़ी मॉडिफाई की थी। नाम थोड़ा महत्वपूर्ण था, काम महत्वपूर्ण नहीं था इसका। यस, वैसे तो DCT की सभी सेल्स की बॉर्डर होती है, लेकिन जहां पर वो कांटेक्ट में हुआ करता था उस जगह पे वो कॉल्यूट करता है। यस, इसका नाम भी लिखा था आपने। फिर इसी के बगल में आपने एक एफरेंट आर्टियोल बना रखा है ऐसे, तो थोड़ा मोटा सा बना है एफरेंट आर्टियोल ताकि एफरेंट जैसा फील आ जाए। ये है आपके पास एफरेंट आर्टियोल, और ब्लैक वाला हिस्सा था DCT। इसमें भी एक नाम हम लोगों ने जो लिखा था, नाम इसका था मैकुला डेंसा, और ये हम इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमको मैकुला ल्यूटिया और मैकुला पढ़ना है। वो दोनों ना पढ़ना होता तो हम इसे बिल्कुल नहीं आपको बताते। इट इज मैकुला डेंसा। सर असली खेल यहाँ पर हमारी जो एफरेंट आर्टियोल थी, जो हिस्सा कांटेक्ट में है उनकी सेल्स भी मॉडिफाई कर जाती। एफरेंट आर्टियोल की सेल मॉडिफाई कर जाती, तो मैंने 4 दिखा, अब ज्यादा दिखा देते। ये जो सेल्स मॉडिफाई कर रही हैं, इन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं JG सेल्स। काफी यही पूछा जाता है कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स आर मॉडिफिकेशन इन, तो एफरेंट आर्टियोल ध्यान रखिए। फिर इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते ऐसे। यहीं तक हम लोगों ने बात भी की थी। ये जो ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, these are known as an renin granules। सर ये पुरानी बात याद आ गई, लेकिन पहले शब्द एक और जान लीजिए। हम रेनिन जो लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग जरूर RENIN लिखा है, क्योंकि एक दूसरा और होता है रेनिन, दैट इज नेम्ड एज RENNIN, और ये जो रेनिन हमने लिखा है वो लिखा RENIN। तो जो NIN है ये एंजाइम है। आपके सिलेबस में अभी नहीं है, हो सकता हो जाए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में गैस्ट्रिक जूस में रेनिन नाम का एंजाइम पाया, ये मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन ये जो सिंगल वाला है, इसे जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमको पढ़ाया जाता था इट वाज ए हार्मोन। तो हम लोग इसी तरह से पढ़ के पढ़े हुए थे कि NIN लिखा होगा तो एंजाइम कहिएगा, सिंगल NIN लिखा होगा तो हार्मोन। लेकिन विज्ञान ही क्या जो समय के साथ बदलेगा, तो ये सब समय के साथ बदल गया। 2004-5 में ये डेटा चेंज कहा गया, भैया ये भी एंजाइम। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि जब आप अनसॉल्व करोगे तो कई लोग 35-35 साल के अनसॉल्व करते, तो हो सकता है किसी अनसॉल्व में ये सवाल मिल जाए कि RENIN इज ए हार्मोन, बट आज के परिप्रेक्ष्य में वो गलत आंसर। जिस जमाने में आया था उस जमाने में हार्मोन था। अब आपको सर पढ़ाएंगे एंजाइम्स, तो पढ़ाएंगे एंजाइम कई प्रकार के। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलेसिस। कुछ कैटालिटिक एंजाइम होते हैं, वो कैटालिसिस। तो ये एंजाइम तो हैं, लेकिन अलग से ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोलेसिस हैं यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और ये कैटालिसिस हैं यानी कैटालिटिक एंजाइम। हालांकि
कि हमें जरूरत इसी की है। मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि हिंदी में अगर कहीं पेपर आ गया हो, कुछ लोग हिंदी मंगा लेते हैं। अब तो आता है एक बगल में हिंदी, बगल में इंग्लिश। कॉन्फ्रेंसों में ऐसा नहीं होता, ये क्या चाहिए वही मिलेगा, हिंदी ले लो या अंग्रेजी ले लो। तो बहुत लोग थोड़ा गुरूर करते थे हिंदी मंगाओ। तो उसमें क्वेश्चन आता था रैनिंग क्या है। अब वो समझे नहीं पाते कौन सा रैनिंग। तब वो अंग्रेजी वाले से पूछते थे, बता दूं डबल एन लिखा है कि सिंगल एन लिखा है, क्योंकि उन्हें पता तो था रैनिंग दोनों में से कोई है। अब लेकिन मेरा 35 नंबर क्वेश्चन बगल वाले का 35 थोड़ी ना होता है, उसका तो कोई और नंबर होता है ना, तो बताता ही नहीं था, कहता मिल ही नहीं रहा था। तो सिर्फ तब समस्या होती थी। इसलिए है आपके पास, हम जो पढ़ा रहे हैं वो ये वाला रैनिंग है, सिंगल वाला, जिसे पहले हार्मोन कहते थे, आज में एंजाइम। अब जरा हम सीखें कि ये काम कैसे है, हाउ इट वर्क। तो इनके बारे में जानिए। ये काम करना तब शुरू करेंगे, पहले हम एक पॉइंट ले लें इसमें, जैसे वहां लिया था। अगर किसी भी वजह से ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम हो जाए, याद करिए आप कहते थे 1100 से 1200 ml, कुछ याद आया? वही that is a decreased blood flow in glomerulus। हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम, जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा हम समझ जाएंगे ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर भी कम होगा। भाई जब ब्लड ही कम जाएगा तो प्रेशर भी तो कम होगा। ब्लड वॉल्यूम अगर कम है तो प्रेशर कम होगा ना। अगर प्रेशर कम होगा तो जीएफआर कम। वहां भी यही किया था, लेकिन वहां हमने पॉइंट दूसरा लिया था, कहा था एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, तब ब्लड प्रेशर कम किया था। अब क्या हमने बोला कोई ऐसी वजह जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाए, जैसे हमने बोला तेरा कार्डियक आउटपुट ही कम, कुछ याद आएगा? 20% हिस्सा ही जाता था ब्लड को। अब कार्डियक आउटपुट 5-5.5 लीटर है, तब तो पहुंचेगा 1100 से 1200, जिसका कार्डियक आउटपुट 4 ही लीटर है। तो 20% का मतलब 800 या 900 रख लो, तो ब्लड कम गया ना। पर लिखा नहीं, किताब में तो हम भी नहीं लिखा कोई ऐसी सूरत जिससे आपके इस ग्लोमेरुलस में ब्लड कम पहुंचे। सबसे आसान तरीका कार्डियक आउटपुट कम, और आसान तरीका दिल की धड़कन कम हो जाए, और आसान तरीका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाए। चैप्टर जोड़ लीजिए, एक ऐसा टॉपिक है 4 चैप्टर एक साथ घुसे गए। तो इनमें से कोई भी घटना होगी तो हमारे पास तुरंत जेजी सेल एक्टिव होगा। इनमें से कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिए, यानी जैसे ये घटना हुई इट स्टिमुलेट्स जेजी सेल्स। जेजी सेल्स किस लिए निकालने का? भैया जो धरे वो निकालने, काम आ गया उसका, जस्ट टू रिलीज रेनिन। जेजी सेल जैसे ही आपके पास यहाँ पर स्टिमुलेट हुआ, उसने क्लियर किया रेनिन, रिलीजेस रेनिन। कहाँ पे? बोलो, ब्लड में, वहीं पे तो है, सेल्स में है। अपना रेनिन उसने सीधे ब्लड में डाल दिया, पाई जाती है ब्लड में और बनाता है लीवर। लिखते रहूंगा इनके बारे में। दिस इज फॉर्म्ड बाय लिवर। नेचर प्रोटीन और प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। एंजियोटेंसिनोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप 4 प्रकार के प्रोटीन पढ़ के बड़े हुए हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। 4 नहीं होती, और भी बहुत सारी होती है, पढ़ाया नहीं जाता। आप 4 पढ़ ले तो उसका ब्लड प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन होती है, कहां से आएगी? ये भी तो वही है। ये लिवर बना के उसी में डाल देता है। अब जैसे ही रेनिन आता है तुरंत एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो जाता है।
इसका यही काम। रेनिन जो आपका रिलीज हुआ वो इसी को कैटालाइज करेगा, कैटालिटिक एंजाइम था। और जैसे ये कैटालाइज हुआ एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये इसका काम बहुत पूछा जाता है, द फंक्शन ऑफ रेनिन इज। और अफसोस इस बात का है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है फिर भी खूब गलती करते हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ता बच्चा, वो क्वेश्चन से पढ़ता है तब गलत। पूरा चार्ट आपको एक साथ समझ में आना चाहिए, जैसे पिछला वाला पढ़ा था कि जैसे इनमें से कोई घटना हुई, जेजी सेल एक्टिवेट हुआ, रेनिन निकल के ब्लड में आ गया, ढूंढने लगा जहां एंजियोटेंसिनोजन हो, चलो फर्स्ट में कन्वर्ट करो। सारा एंजियोटेंसिनोजन से फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद एनसीईआरटी ने एक शॉर्टकट मारा, लिखा है इट फर्दर चेंजेस इनटू एंजियोटेंसिन 2। ऐसी लाइन लिखी है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब लैंग्वेज अभी आप पढ़ोगे किताब में तो ऐसे लिखी है, सुनिएगा। लिखा है रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर इनटू सेकेंड। तो बच्चे को लगता है कि रेनिन ने ये भी काम किया और ये भी काम किया। सर वो रेनिन ने नहीं किया, लेकिन किताब अगर पढ़ोगे तो लगेगा ऐसे ऐसे पढ़ेगा। फिर पढ़ रहा हूं, रेनिन एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन एंड फॉर्म्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट which further changes angiotensin second। लेकिन ये किसी दूसरे एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है, मत याद रखिएगा। मैं तो लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको लगे कि रेनिन नहीं है, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब जानते हैं कहां से आता है? लंग्स से। ये फेफड़े से आता है, कभी नहीं पढ़ोगे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप रेनिन ना वहां चिपका लिए। अच्छा पढ़ कहाँ रहे हैं? ब्लड, लीवर आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी का फंक्शन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, 4 चैप्टर आ गए, आगे और यही फिजियोलॉजी। तो लीवर लाए कि नहीं लाए? ये तो एक्सिडरी ऑर्गन नहीं है, लीवर डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो घटनाएं पढ़ रहे हैं वो ब्लड में पढ़ रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं किडनी, आ गया फेफड़ा। हम तो फेफड़ा का एक ही काम जानते हैं, ऑक्सीजनेशन। नया काम। और तो देखिए एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 के 2 काम। सबसे पहला काम, इसे पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। अगर ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो जीएफआर, सर आप यही तो चाहते थे और क्या चाहते थे? तो पहला काम तो उसने करा दिया, फिर इससे सब दिल नहीं भरा, उसने कहा दूसरा काम भी करते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जो था उसने एक काम और किया, उसने जाके एड्रेनल कॉर्टेक्स से बातचीत की। उसने कहा भैया कुछ मदद चाहिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स देखिए 5वां सिस्टम आ रहा है इसमें। एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको आप सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कहता भैया तुम भी कुछ निकालो। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन निकलवाना शुरू करता है, और इस हार्मोन नेम इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन निकलता है और बढ़ने लगता है। अब इसका काम तो आप जानते हैं। एल्डोस्टेरोन जैसे ही बढ़ेगा, इट प्रमोट क्या? सोडियम एंड वाटर। दीवानापन है दोनों का एक दूसरे को। अंडरलाइन इसे कर लीजिएगा, लिखेंगे खाली सोडियम लेकिन पानी तो पीछे पीछे चलेगा ही। इट प्रमोट्स सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन। कहां से? बोलो। इन टीसीटी एब्जॉर्प्शन कराती है। आज जब आपके पास सोडियम का एब्जॉर्प्शन होने लगा, पानी का भी एब्जॉर्प्शन होने लगा, तो नतीजा देखिए क्या हुआ इस रीअब्जॉर्प्शन से। ब्लड में सोडियम की मात्रा बोलो बढ़ जाएगी, तो ब्लड प्रेशर, तो जीएफआर। अब यही तो चाहते। दूसरा, पानी भी आपने एब्जॉर्ब किया तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ गया।
वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में तो गया होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। इस संपूर्ण मैकेनिज्म को जो आपने यहां से लेकर वहां तक पढ़ा, इसको पहले हम लोग कहते थे रासलीला। इसका नाम हुआ करता था रासलीला। नाम क्या था? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, सिस्टम, यही कहलाता था रासलीला। तो कई लोगों को वर्ड बड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि सर पढ़ा रहे हो कि कुछ और करवा रहे हो, तो रासलीला की जगह नाम बदलवा दिया लोगों का, ये है रामलीला। अब आपके एनसीईआरटी में रामलीला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेनिन, एंजियोटेंसिन कह दो या एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म कह दो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। एंजियोटेंसिन या एल्डोस्टेरोन एक ही बोलो, मैकेनिज्म लिखो। मैंने ये नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि फिर वही वाली बात, पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे तो रासलीला ही मिली, अब वो रामलीला की फॉर्म में देखो। अगर रेनिन आता है, एल्डोस्टेरोन निकलवाता है या वाया एंजियोटेंसिन निकलवाता है, क्या फर्क पड़ता है? वो सीधे एल्डोस्टेरोन नहीं निकलवा सकता ना। आप समझ रहे हैं? जो पीछे एक जगह जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने सीधे पढ़ दिया था, कहा था कि जैसे ही हमारे पास ब्लड प्रेशर गिरेगा, सर रेनिन आएगा और ग्लोमेरुलर से ब्लड फ्लो बढ़वा देगा। ऐसी जगह लाइन लिखी थी, जहां मैंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ाया था उसकी अंतिम लाइन लिखी कि जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर गिरेगा, गिरते ही रेनिन आएगा और रेनिन आके ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। तो मैं कहता यार समझा नहीं पा रहा हूं, आगे समझाऊंगा। अब आप जो एक बार फिर से देख लीजिए, कहा यह गया कि हमारे पास जेजी ऑपरेटर्स जो है वो तब एक्टिवेट होगा जब इनमें से कोई घटना हो। आपके ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम हो जाए या ग्लोमेरुलस में प्रेशर कम हो जाए, यानी जीएफआर कम। इसके होते ही तुरंत जेजी सेल एक्टिव होंगी, जितना भी उनके पास रेनिन है वो तुरंत ब्लड में रिलीज करेंगे। रेनिन इटसेल्फ इज ए प्रोटीन यानी एंजाइम। वो ब्लड में जितना भी एंजियोटेंसिनोजन होता है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है, प्रोटीन नेचर का होता है और ब्लड में डाला जाता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। जब रेनिन आएगा तो एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा और बनाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर फर्स्ट कन्वर्ट होगा सेकेंड में, लेकिन रेनिन के द्वारा नहीं होगा, जिस एंजाइम के द्वारा होगा उसे नहीं याद करना। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड के दो काम हैं, खुद एक बड़ा जबरदस्त पावर प्रेशर और जीएफआर बढ़ा के मेंटेन कर देगा, फर्दर वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरोन निकले। वो सोडियम और वाटर, आप खाली सोडियम बोले तो भी चलेगा, मुझे वाटर इसलिए बोलना था कि ये सेंटेंस लाना था। तो सोडियम और वाटर दोनों का एब्जॉर्प्शन कराएगा, प्रेफर वो सोडियम करेगा, लेकिन डीसीटी से, कलेक्टिंग डक्ट से नहीं। और ब्लड सोडियम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर, ये सारी चीजें वो मेंटेन कर देगा, यानी सोडियम को रिटेन कर लेगा। इसीलिए आप इस हार्मोन को नाम देते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, सॉल्ट रिटेन करने वाला हार्मोन। जब आप एंडोक्राइन पढ़ेंगे ना तब भी ये लाइन में आपसे मांग, सॉल्ट को रिटेन, सोडियम को रिटेन कर लेता है ना, सोडियम को यूरिन से लॉस नहीं होने देता है। Yes, this complete phenomena is whether you can see the Rasleela and Ram.